हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सेल क्लासेस। और यहाँ पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एक साइंस की सीरीज, जिसमें आज पहले दिन हम बायो का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ें या फिर उसके बारे में हम कुछ जानें, इससे पहले हमें जानना होगा कि किसी चीज़ को हम लिविंग क्यों कहते हैं। जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर लाइफ होती है, ठीक है। तो इन लाइफ कंटेनिंग जो भी, जिस लाइफ की वजह से ये लिविंग थिंग्स कहलाए जा रहे हैं, तो जिनके अंदर ये लाइफ नहीं होती है उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, आप सबको मालूम होगा। तो इस चैप्टर को आप स्टार्ट करें, इससे पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ मालूम होनी चाहिए जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। तो मैं आपको नॉर्मली कह सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो उसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर अपना स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा एक क्विकली इस चीज़ को देख लेते हैं। क्या है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस आप कैसे करते हो, किसी चीज़ को डिफरेंशिएशन करते हैं आप उनकी ब्रीदिंग मूवमेंट को देख के। फॉर एग्जांपल, आप एक चीज़ सोच लो कि आप रास्ते से जा रहे हो, वहाँ पे एक कुत्ता है जो कि सोया हुआ है, बट फिर भी आप सोया हुआ कुत्ता, आप कैसे, आपको वो चल नहीं रहा है, वो बोल नहीं रहा है, वो देख नहीं रहा है, वो हिल डुल नहीं रहा है, उसमें किसी तरह के मूवमेंट नहीं है, बट आप एक चीज़ देखोगे, उसके बॉडी में कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही होगी जो मूवमेंट आपको ये दिखाई होगी कि हाँ वो सांस ले रहा है, ठीक है। और वो सांस लेने की प्रोसेस को आप कह दोगे कि हाँ भैया ये जिंदा है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर ये क्या मतलब, जो पहला प्रोसेस हमारा हो सकता है, जो पहला जो कंपोनेंट हो सकता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट करने का, वो क्या है, लिविंग थिंग्स रिस्पायर। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि रिस्पायरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ ब्रीदिंग हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है। ब्रीदिंग उसका एक मेन जो एक हम कह सकते हैं एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में और भी आगे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, बट अभी के लिए बस हम इतना समझते हैं कि रेस्पिरेशन इन द सेंस ब्रीदिंग की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह का रेस्पिरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इनके अंदर ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ तो मेरे बर्थ के टाइम पे मेरा साइज, मेरा शेप कुछ और था, लेकिन आज के टाइम पे मेरा साइज कुछ और है, मेरा शेप कुछ और है, ठीक है। तो अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो, लेकिन देखिए ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ये मार्कर जो मेरे हाथ में ये नॉन लिविंग थिंग है, और जो फ़ोन आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या जब आपने उस फ़ोन को बाई किया था या फिर जब मैंने इसको मार्कर को बाई किया था तो ये इतना था और आज के टाइम इतना हो गया? नहीं, ये जब इसका जो साइज़ है, जब हम लेते हैं, जब हम इसको खरीदते हैं, या फिर जब जब ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उस टाइम से, और ये जब फेंक दिए जाते हैं, जब इनका कोई काम नहीं रहता है, उस टाइम तक इनका सेम साइज शेप सारी चीज़ें रहती हैं, इसमें कोई बदलाव आता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह की ग्रोथ नहीं पाई जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ मूवमेंट्स हो गई होती हैं, ठीक है। अब वो मूवमेंट बड़ी मूवमेंट हो या फिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो, बट वो मूवमेंट लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह की भी मूवमेंट पाई नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस जो हम होगा, अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमारा, वो क्या होगा, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव बट नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट सेंसिटिव। जो लिविंग थिंग्स होते हैं गाइस, वो सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इन मीन्स किसी चीज़ को उनको सेंस करने का हैबिट होता है, मतलब वो किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप अपना एग्जांपल ले लो तो गर्म, ठंडा, या फिर कोई भी, मतलब अगर आपके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है तो आप उसको सेंस कर पाते हो, आप तुरंत समझ जाते हो कि हाँ, अगर एक गर्म तवे पे आपका हाथ गया तो आपको तुरंत समझ में आता है वो तवा गर्म है, ठीक है। तो इस तरह के सेंस वाली चीज़ें हम लोग के अंदर होती हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं। सेम आप अगर प्लांट्स की बारे में बात करेंगे हम लोग, तो सर प्लांट्स क्या सेंसिटिव तो नहीं होते हैं, पता नहीं। तो देखिए, प्लांट्स सेंसिटिव होते नहीं होते, ये आपको एक एग्जांपल आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक ऐसा प्लांट होता है, एक स्पेसिफिक प्लांट होता है जिसको हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स में कुछ चेंजेस आती हैं। अब वो कौन सा प्लांट है, अगर आपने सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने नहीं सुना है तो उसे आप गूगल करके देखें और फिर से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको बचपन में पढ़ा दी गई थी। उसके बाद जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट करने का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, वो क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वर्क। हाँ, ये बात सही है कि अगर हमें लिविंग थिंग्स को, आइदर हम हो गए, प्लांट्स हो गए, जानवर हो गया कोई, या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, या फिर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, इन सबको किसी ना किसी तरीके का काम करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। विदाउट एनर्जी हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, सही। और लेकिन ऐसा होता है क्या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है, ठीक है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है और मैं इससे काम करवाता हूँ, मतलब मैं जब काम करता हूँ तो ये भी है। अब
अब आप बोलोगे सर इसमें इंक तो डालते हैं, तो सर हम इंक डाल रहे हैं और उसी इंक को इसमें हम इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, उसी इंक को इसमें यूज कर दे रहे हैं हम लिखने के लिए, ठीक है। इसको पर्सनली इंक देने के लिए किसी तरह की एनर्जी हम नहीं देनी पड़ रही, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें किसी तरह की भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि लिविंग थिंग्स में एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब एनर्जी की जरूरत को, एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह के कुछ कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम फूड लेते हैं, ठीक है। अब उस फूड से हम क्या करते हैं, जब सारी चीजें निकाल लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी के लिए जरूरत होती है, उसे निकाल लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें बच जाते हैं, या फिर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती हैं, वो किसी बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो क्या सर उन सारी चीज़ों को हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम अपने शरीर में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए उनका एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और उसी एक्सक्रीशन को हम करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस से, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि एक्सक्रीट्स वेस्ट प्रोडक्ट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, किसी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होता, किसी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होता, किसी चीज़ का किसी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होता है। तो जब वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसको एक्सक्रीट करने की बात ही नहीं आनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जी हाँ, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पेरेंट्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपने जैसे सेम प्रोजेनी, अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, ठीक है। और इन ऑर्डर, मतलब ये किस लिए करते हैं, ये करते हैं अपनी जनरेशन को, अपने नाम को आगे जारी रखने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे जारी रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर ये होता तो सोचिए मेरे जेब में 500 की नोट पड़ी रहती और वो बाद में रिप्रोड्यूस कर करके कितना बना लेता, वाह। तो खैर ये कोई बात ऐसी होती ही नहीं है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने डिफरेंस देख लिया। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल चुका है कि ऐसी चीज़ जो रिस्पायर नहीं करती होगी, जो ग्रो नहीं करती होगी, जिनमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता होगा, जिनमें किसी तरह की सेंसिटिविटी नहीं होती होगी, एनर्जी की जरूरत नहीं होती होगी, वेस्ट प्रोडक्शन नहीं होता होगा, या फिर उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता होगा, इन सारी चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोल देंगे। और हमें बात करनी है लिविंग थिंग्स के। हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो लाइफ प्रोसेस उसी में होगा जो, मतलब ये तो कॉमन सी बात है, लाइफ प्रोसेस उसी में होगा जिसमें लिविंग थिंग्स में होगा, जिसमें लाइफ होगी। और लाइफ किस में होती है, लिविंग थिंग्स में होती है, ठीक है। अब सर लिविंग थिंग्स क्या बस हम ही होते हैं? अपने मतलब अभी इस एग्जाम्पल्स के दौरान मैंने क्या बोला कि हम अपना एग्जाम्पल लिया, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लिया, एनिमल्स का एग्जाम्पल। क्या सर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स यही सिर्फ लिविंग होते हैं? नहीं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही तो आती हैं। तो आइए देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको हम दो पार्ट्स में, सबसे पहले दो ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। वो पार्ट्स क्या क्या हैं, नॉन सेलुलर और सेलुलर। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर, इनके जो फॉर्मेशन, इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अगर हम इनको डिवाइड करें तो सबसे पहले ये इनका जो फॉर्मेशन हो, या तो सेल से उभरेगा या तो सेल से नहीं उभरेगा। सर सेल से, बिना सेल के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या? जी हाँ, आप वायरस के बारे में सुनते होंगे। तो वायरसेस क्या हैं? वायरसेस आप हमेशा सुने होंगे कि सर वायरसेस जो होते हैं सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, ठीक है। सेल थ्योरी जो भी दी गई थी उसके एक्सेप्शन ही तो थे, क्योंकि वायरस उस थ्योरी में फिट नहीं बैठ रहे थे, बिकॉज इनका अपना कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। एक फ्लूइड के जैसा आप बोल सकते हो, फ्लूइड के जैसे पड़े रहते हैं साइड में। और जब भी ये किसी लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं तब उनकी सेल को, उनके सेलुलर ऑर्गेनल्स को, सेल ऑर्गेनल्स को, उनके सेलुलर कंपोनेंट्स को यूज करके वो अपने काम करते हैं। जो भी प्रोसेसेस हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो अपना करते होंगे, बट उनका पर्सनल कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई बाउंड्रीज उनके पास नहीं होती। तो सेल नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप एग्जांपल ले सकते हो वायरसेस का। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली आप बता सकते हो कि भैया सेल से बने होते हैं वो, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन सेल से बना होता है उनको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो इसमें एग्जांपल आ सकता है बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सर अगर ये सारी चीज़ें अगर इसमें एग्जांपल में आ रही हैं तो इनको भी क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, इनको डिवाइड करने का सबसे पहला तरीका हो सकता है कि आप नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर नाम से पता चलेगा, यूनिसेलुलर इट मीन्स वन सेल से बने, सिंगल सेल से बने। मल्टी सेलुलर मल्टी सेल से बने होंगे, बहुत सारे इसमें सेल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन का जरिया लिया है वो है इनका कैरियन, इट मीन्स इनका न्यूक्लियस, ठीक है। जो अपने सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब सेल से बने हैं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होना ही है। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस
कैसा है, ठीक है, किस तरीके का है न्यूक्लियस, उस बेसिस पे इनको 2 भागों में बांटा गया है, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, नाम से आपको पता चल रहा होगा प्रोकैरियोट्स। प्रो इट मीन्स प्रिमिटिव, जो पुराना होता है, कैरियोट्स मीन्स कैरियन कंटेनिंग, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रो होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, इनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स की बात करूँ तो एडवांस न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स कहलाएंगे। और ये किससे बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स का अगर एग्जांपल आप देखें तो आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, और यूकैरियोट्स का एग्जांपल में आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक क्विक रिवीजन हमारे प्रीवियस क्लासेस का जो हम पढ़ चुके थे कि क्या सारी चीज़ें हैं इसमें। फॉर एग्जांपल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस। लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग थिंग्स को किस पार्ट्स में बांटा जाता है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखिए जो हमें पढ़ना है, ये जो भी जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, देखिए सारे लोग सारी काम स्टेबिलिटी के करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। उसी तरह से हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? कुछ प्रोसेसेस करते हैं। देखिए अगर मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल दूँ, देखिए हम लोग गांव के इंसान हैं, तो अगर हम सुबह उठते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या आवाज़ सुनाई देती है? हमें चिड़िया का चहचहाना सुनाई देता है, ठीक है, चिड़िया बोलती रहती है, जब वो आवाज़ आती है। हम बाहर निकलेंगे तो हमें दिखेगा हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स टहल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो दिखता है। उससे बाहर जाते हैं तो हमें दिखता है कि कुछ जो कैटल्स होते हैं वो कुछ खा रहे हैं घास वगैरह, ठीक है, और हमें कुत्ते दिख जाएंगे, मतलब ऐसे हमें नॉर्मल सारी चीज़ें दिखती है। अब अगर इनके बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना रहे लिविंग और नॉन लिविंग, थी तो बड़ी आसान सी चीज़ है। हमें दिखेगा हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनके अंदर मूवमेंट, वो बोल रहे हैं, ये भी एक तरह का मूवमेंट ही हमें दिखाई देगा, ठीक है। हमें कुछ खाते हुए दिख गए, कुछ सांस लेते हुए दिख गए, कुछ एनिमल्स, चिड़िया बोल रही है तो हमें पता चल गया वो लिविंग। बट क्या ये एक मतलब ये इतना काफ़ी है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए? नहीं, मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं, बिना मतलब मूवमेंट दिखाए रेस्पिरेशन कर सकती हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस कर सकती हैं, ठीक है, जो बिना क्या बोलते हैं आपको विजुअल चेंज दिखाए वो मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको मतलब देखिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं कि जब हमारे अंदर कुछ मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो सेल होती हैं, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कभी ना कभी कि हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसका एक टाइम स्पेन होता है, इतने टाइम के बाद वो डेथ हो जाता है, फिर से नया सेल बनता है, ये आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। और उसके बाद आपने मतलब ऐसे बॉडी में कई सारी चीज़ें आपने चेंज होती हैं, इस तरह से सुना, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट में आ सकती हैं, जो हमें पता नहीं चलता है कि ब्लड का कौन सा ब्लड मर रहा है, कौन सा ब्लड सेल कौन सा मतलब डेड हो रहा है, कौन सा नया प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलती हैं। लेकिन ब्रीदिंग का तो हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट इस तरह का आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ ऐसे प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खाते हो, ठीक है, तो आप जब चीव कर रहे हो उस चीज़ को तो आपको समझ में आएगा, जब आप इनगल्फ कर रहे हो, जो उसको अंदर ले रहे हो, तो आपको पता चलेगा। बट जब वो फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा होगा शरीर को, आपको पता चलता है क्या कि हाँ ये डाइजेस्ट हो रहा है वो फूड, हाँ अब ये यहाँ से एनर्जी मेरे हाथ में आ रही है, ऐसा आपको पता चलता है? नहीं। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं जो आपके शरीर में होते रहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है आपके लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि कुछ मेंटेनेंस प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइज आइए अब हम देखते हैं कि जो मेंटेनेंस प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो क्या है। जो मेंटेनेंस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है वो लिविंग लाइफ प्रोसेसेस भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर द लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और आपसे बेसिकली आपका चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेसेस है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे और इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट भी आप कर सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। सर इसको एक बार हिंदी में समझा दीजिए। सर हिंदी में समझाएं, जो बेसिक फंक्शन मतलब कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए करते हैं, उसे हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सर
मतलब ये देखिए डेफिनेशन से आपको नहीं समझ पाएगा, तो आइए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में वो कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, उन फंक्शंस का अगर हम नाम देखें तो वो क्या है, न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन इट मीन्स पोषण, मतलब अपने एनर्जी के फुलफिलमेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हमें फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस फूड को लेके उसे एनर्जी के लिए यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को सही से मतलब उसको सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब एक ट्रिक मेरे पास है जो कि मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके एग्जांपल अगर आ गया तो डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे, लेकिन ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि सर जो भी लाइफ प्रोसेस है, इसके लिए एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा ट्रिक है मेरे पास जो कि आपको तुरंत लर्न करा सकता है। आपके पूरे भी ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी 8 आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनको लर्न करने का एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि आपको एक बुक का नाम याद रखना होगा और उसके बाद आपको कुछ याद रखना होगा, वो क्या बोलते हैं, कुछ लेटर्स हैं, 2-3 लेटर हैं, वो आपको याद रखना होगा। तो एक बुक जो कि आप हमेशा यूज़ करते हो, वो बुक मैं अभी आपको बता देता हूँ। हाँ, ये मैं कुछ नाम मिटा रहा हूँ क्योंकि इसी की जगह पे हम अपनी वो जो ट्रिक है वो लिखने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा NCERT, इस बुक का नाम तो आप सुने ही होंगे और हर एक स्कूलों में हर एक बच्चे के पास ये बुक होगी ही होगी। तो NCERT और उसके 3 लेटर्स हैं GRM। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाएगा। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। उसके कौन कौन से हैं सर, NCERT GRM, ये 8 प्रोसेसेस है। सर ये कैसे हो गया, न्यूट्रिशन जो N है वो स्टैंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, NCERT का जो C है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, E फॉर एक्सक्रीशन, R फॉर रेस्पिरेशन, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, G फॉर ग्रोथ एंड अगेन R फॉर रिप्रोडक्शन, इट्स नॉट रेस्पिरेशन, अगेन इट्स रिप्रोडक्शन, और उसके लास्ट में आपका आ जाएगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस थे जो किए जाते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। आइए 1 बाय 1 इन सारे लाइफ प्रोसेसेस का हम डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे होते हैं। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो भी लाइफ प्रोसेसेस हमने 8 पढ़े NCERT GRM के थ्रू, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, और आगे भी जो बचे हुए 6 हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशन क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिविंग बींग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर आप लिख सकते हो फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब उन लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए लिविंग बींग्स क्या करते हैं, कहीं से भी अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या है, द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेटिंग बाय विच a process can be started, regulated in a piece to speed up or slow down or stop completely। ये एक ऐसा पावर है आपके बॉडी का जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को अपोज कर सकते हो, किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए मतलब किसी चीज़ का विरोध कर सकते हो। ठीक है, फॉर रिस्ट्रेनिंग और रेगुलेटिंग मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, इट मीन्स किसी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल एक बाइक चला रहे हो आप। ठीक है, तो बाइक को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, कंट्रोल में आपके बाइक है तभी मानी जाएगी कि जब आप बाइक को रोकना चाहो तो तुरंत रुक सके, जब आप बाइक को स्पीड करना चाहो तो स्पीड अप कर सको, जब आप बाइक को स्लो डाउन करना चाहो तो स्लो डाउन कर सको। ठीक है, तो ये हमारे जो बॉडी में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको आप स्पीड अप करना चाहो तो स्पीड अप हो जाएगा, जब स्लो डाउन करना चाहो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसी पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organ interact and support the functions of another organ। ये क्या कह रहा है कि जब एक ऐसा प्रोसेस, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन, हमारे शरीर के ऑर्गन का मतलब आप समझ पा रहे होगे, जैसे कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि सेल
मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जब ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम, जब दो या दो से ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम, जब दो या दो से अधिक ये मिलके काम करते हैं एक साथ, ताकि किसी आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई को एक बेहतर, एक जो भी अप्रोप्रिएट रिएक्शन है, जो एक बेहतर रिएक्शन है जो उस टाइम पे नीड है उसकी, वो आप दे सको। ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ कि सोचिए जब आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, अब नॉर्मली आप बैठे हो, आप कोई किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो मसल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल रहती होगी। बट जैसे ही आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, आपकी मसल में जो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट के साथ साथ ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है आपके शरीर में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कहाँ से पूरी होती हैं? ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, तो इसका मतलब आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस भी तेज करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जैसे फटाफट ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने लगते हैं। ठीक है, ये आप कभी भी देखे होंगे जब कोई इंटेंस वर्कआउट अगर कोई करता है या फिर नॉर्मली सी भी अगर कोई अचानक से चीज़ कर देता है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से उसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है, तेज हो जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हार्ट में पंपिंग बढ़ जाती है, क्योंकि फटाफट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ब्लड फ्लो की डिमांड भी तो पड़ेगी, आप कहीं पे भी अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो। ठीक है, तो वो ब्लड फ्लो की डिमांड बढ़ती है, तो इसलिए हार्ट बीट बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी थोड़ा सा तेज हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा जो एग्जांपल मैंने लिया कोऑर्डिनेशन को समझाने के लिए। आप इसमें देख पा रहे होंगे जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम वर्कआउट अपने मतलब फॉर एग्जांपल आर्म से कर रहा हूँ या फिर जो जिस भी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन से कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को एनर्जी, ऑक्सीजन एज वेल एज पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई देने के लिए हमारे शरीर का जो भी नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा है, हमारे जो ब्रीदिंग है मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कर रहा है, हमारा हार्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो कई सारे ऑर्गन्स एक बाहर के जो भी स्टिमुलाई है, हमारा बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है, उसके किसी एक्टिविटी को अप्रोप्रिएट रिएक्शन देने के लिए ये सारी चीज़ें हमारी एक साथ में काम कर रही हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मुझे लग रहा है आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। न्यूट्रिशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये तीन चीज़ हमने देखी। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आइए कुछ और भी जो हमारे बचे हुए न्यूट्रिशन है उनके बारे में देखते हैं। सो गाइज, हमारा अगला टॉपिक क्या है? एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और ग्रोथ। एक्सक्रीशन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान या फिर कुछ हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस टाइम पे कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे शरीर में एक एज अ वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब उस वेस्ट प्रोडक्ट का निकालना भी ज़रूरी होता है शरीर से, क्योंकि उसे हम ज़्यादा टाइम तक अपने शरीर में स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, आप लिटरली ऐसा समझ सकते हो बेसिकली कि ये साफ सफाई का काम है। ठीक है, आपके जब शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जब भी जैसे आप घर में साफ सफाई करते हो तो जो भी आपको गंदगी दिखती है, जो भी ऐसा सामान दिखता है जिसका कोई काम नहीं, आप उसे बाहर निकाल देते हो। सेम काम जब हमारे शरीर में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन का बोलते हैं। ठीक है, जब हम चीज़ों को एक्सपेल करते हैं, क्या करते हैं? एक्सपेल करते हैं, या तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए या फिर वो टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। रिस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक CO2 एंड O2, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आप फिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रेस्पिरेशन तो इतना सा नहीं होता है, ये तो ब्रीदिंग का डेफिनेशन आप बता रहे हो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये मैं भी जानता हूं, बट यहाँ पर हमें मतलब उसका जो फर्स्ट टॉपिक होता है, अपना जो बेसिक स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग, उसके दे अगर मैं वो उसकी बात करूँगा डायरेक्टली, देखिए रेस्पिरेशन हमें पढ़ना है और जब वो टॉपिक आएगा तब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में बस हम इतना रखते हैं डेफिनेशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, नाम से आपको ट्रांसपोर्ट, इस मीन्स आपको गाड़ियों की याद, गाड़ियाँ किस लिए काम आती हैं? एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने के लिए। सेम काम वही है, ट्रांसपोर्टेशन का भी वही काम होता है जो कि आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री या फिर सिविक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ इसेंशियल सब्सटेंसेज सच एज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके बॉडी में ऑक्सीजन की नीड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन वाले में, जब मसल एक्टिविटी में इंक्रीज हुआ
तो उसमें जो ऑक्सीजन की नीड आई, जो ब्लड की नीड आई, तो ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से उस स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंचने का जो कार्यक्रम है, जो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं उसको हार्ट तक पहुंचाना और हार्ट से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंचाना, जो न्यूट्रिएंट्स है जो हम लेते हैं, जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन्स में जो भी एब्जॉर्ब होते हैं उसको पूरी शरीर में पहुंचाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना, ये सारी जो काम होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के विदिन आते हैं। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ। ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गन। ग्रोथ क्या है? किसी भी मास या फिर साइज में बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज आना, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। आइदर वो बॉडी हो सकता है, फुल बॉडी हो सकता है, या फिर बॉडी का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हो सकता है। आइए हमारे कुछ बचे हुए ऑर्गन हैं उनके बारे में देखते हैं। गाइज, हमारा जो लास्ट 2 टॉपिक बचा है हमारे लाइफ प्रोसेसेस का, वो क्या है कि रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ये एक ऐसा प्रोसेस है, डिफरेंस जब मैं बता रहा था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का, उस टाइम पे भी मैंने बोला और इस टाइम पे भी वही बोलूँगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो यंग वंस को बढ़ देते हैं, ठीक है, और वो उनको प्रोड्यूस करते हैं, वो जो उनके सिमिलर रहते हैं। इसका 2 प्रोसेस हो सकते हैं, या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना जानिए कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने प्रोजेनी को, अपने क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग को बढ़ देते हैं अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। अगला टॉपिक क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक एंड यूटिलाइज द फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट देयर रेशनलाइज्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसको समझने के लिए आप सबसे बेसिकली मैं बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा इसका जो 2 पार्ट्स, जो मतलब 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं, जो 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, उसको बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में क्या है। हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है गाइज? कैटाबॉलिज्म में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स चीज़ रहेगी, एक बड़ी चीज़ रहेगी, उसको तोड़ के आप सिंपल सब्सटेंसेस में उसको तोड़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है। डाइजेशन में क्या होता है? हम एक कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल खा लिए, अब उस एप्पल में या फिर हम कोई भी फूड खा लेते हैं, ठीक है, कोई भी फूड खा लेते हैं, उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी होते हैं, उनमें उसको ब्रेक करके ग्लूकोज को सिंथेसाइज करके हमारी बॉडी को एनर्जी देना, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स फूड को इन सारी चीज़ों में डिवाइड करके, इन सारी चीज़ों में तोड़ के जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की है उसको वहाँ देना, ये क्या कहा जा सकता है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एडीपी का नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी। एडीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एटीपी बनाना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। और इसी तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब एक में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को बनाया जा रहा है, किससे? एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ से। इसको डिवाइड करके बनाया जा रहा है, 3 पार्ट्स में बांटा जा रहा है, और कहीं पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एटीपी बना। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी छोटी छोटी चीज़ों को से जोड़ के एक बड़ी चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिनके थ्रू आपके शरीर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें आपके किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो आप खाते हैं या फिर जो भी आपके शरीर में मौजूद रहता है उसको तोड़ के या तो छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है एज रिक्वायर्ड, या फिर बड़े पार्ट में बनाया जाता है छोटे छोटे पार्टों को जोड़ के, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म भी आप समझ चुके होंगे। आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के में डिफरेंस पढ़ने के बाद लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ हमने पढ़ा कि उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसी लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, जो कि होते हैं, हमने एक शॉर्टकट के टर्म में लर्न कर लिया उसे, NCERTGRM, न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन और बाकी से जो भी सारी चीज़ें थी हमने उनके बारे में पढ़ा। लास्ट में हमारा रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मजा आया होगा। आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बस इतनी सारी चीज़ें, सबका एक क्विक रिवीजन आप
आपको कराया और प्लस जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उनका एक आपको एक ग्लैंस दिखा दिया बस, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी, एक एक टॉपिक को हम बेहतर तरीके से उसमें पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और इस बार इस टाइम पे बच्चे कुछ ये भी कंफ्यूज होंगे कि क्या क्या टॉपिक हमारे चैप्टर में है, क्या इस बार हमें इस सेशन में पढ़ना है, क्या क्या डिलीटेड है। तो वो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा मैं आपको बताते रहूँगा कि ये वाला जो टॉपिक था यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है, और अगर वो ज़रूरी रहेगा तो वो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखवाया है, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, उसको एक फेयर कॉपी में नोट करें और हमेशा के वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस जो पूरी सीरीज़ है क्लास 10th की साइंस के लिए, इससे जुड़े रहें, आपको बेशक ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।